दोस्तों वेलकम टू एग्जामेंटो के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज का जो टॉपिक है पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। कंप्लीट सिलेबस आपको किस तरह से तैयारी करनी है, क्या स्ट्रेटजी बनाकर तैयारी करनी है ताकि आपका जो सिलेक्शन होने का चांस है मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सके। तो वन बाय वन करके स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी मेरे इस यूट्यूब चैनल को विजिट करते हैं कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कीजिए और अपने दोस्त को भी शेयर कीजिए ताकि पावर ग्रिड से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो डायरेक्ट चलते हैं आज के पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल के सिलेबस के ऊपर। सिलेबस जैसा कि आपको पता होगा कि सिलेबस क्या रहता है, एडवर्टाइजमेंट में भी सिलेबस मेंशन रहता है, उस अनुसार से तैयारी करते हैं ताकि आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। तो अगर मैं सिलेबस की बात करूं, पहले मैं टेक्निकल सिलेबस की बात करता हूं, फिर नॉन टेक पे जाएंगे। तो टेक्निकल में जैसे आपको पता है कि जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है पावर ग्रिड में टोटल 170 है, ठीक है। 170 क्वेश्चन रहेगा पावर ग्रिड में, 1/4 का नेगेटिव मार्किंग है। उसके बाद टोटल टाइम जो मिलेगा आपको 2 आवर मिलेगा, मतलब 2 घंटे यानी 120 मिनट मिलेगा तैयार एग्ज़ाम में को प्रिपेयर करने, ठीक है। तो सिलेबस की अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल की, जो मेन है, जो मेन जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वाइज भी डिस्कस करेंगे। तो जैसे अभी सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जो पावर ग्रिड का है सिलेबस में वो है आपका नेटवर्क थ्योरी या सर्किट थ्योरी, जो भी बोल लो, दोनों सेम ही है। नेटवर्क थ्योरी आपको प्रॉपरली देखना है क्योंकि नेटवर्क थ्योरी से लगभग 120 क्वेश्चन में आपको 5 से 10 क्वेश्चन मिनिमम रहते हैं। 10 क्वेश्चन तो मिनिमम नेटवर्क थ्योरी से रहेगा ही रहेगा। और नेटवर्क थ्योरी में जो है उसके अंदर टॉपिक्स, वो सब टॉपिक को आपको आपके पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए क्योंकि पावर ग्रिड देखो क्वेश्चन जो पूछता है ना बेसिक ही पूछता है, ऐसा नहीं कि कोई एडवांस क्वेश्चन पूछता है। बस बेसिक अगर आपको नॉलेज है तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। अगर मैं नेटवर्क थ्योरी के उसमें अगर सब्जेक्ट मतलब उस टॉपिक की बात करूँ तो नेटवर्क थ्योरी में जो फोकस करने वाला टॉपिक आपको बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, रेसिस्टेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, उसके बाद इम्पीडेंस क्या होता है, पावर फैक्टर, उसका लोड कितना टाइप का हो सकता है, लोड के बारे में, जैसे रेसिस्टिव लोड हो गया, इंडक्टिव हो गया, कैपेसिटिव हो गया। और फिर आप सीरीज रेजोनेंस, पैरेलल रेजोनेंस के बारे में पढ़ो, ठीक है। दोनों का कंपैरिजन से भी क्वेश्चन आता है कभी कभी कि सीरीज रेजोनेंस सर्किट का पावर फैक्टर कितना होता है या पैरेलल का कितना होता है, क्वालिटी फैक्टर वगैरह आप उसका देखो क्योंकि जो रेजोनेंस का टॉपिक है इससे आपको हर एग्जाम में, ऐसा नहीं कि पावर ग्रिड, हर जेई लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन रहता है। उसके बाद आपका सिंपल सर्किट डायग्राम दे देगा, उसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए पूछ देगा, ठीक है। इक्विवेलेंट जैसे कैपेसिटेंस दे देगा, उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या इंडक्टेंस दे देगा, इस तरह से। फिर स्टार डेल्टा नेटवर्क से भी क्वेश्चन रहता है एग्जाम में। तो ये सब जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेजोनेंस सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद ट्रांजिएंट का कंडीशन पढ़ लो कि मतलब जो कैपेसिटर और इंडक्टर का बिहेवियर कैसा रहता है इन ट्रांजिएंट सर्किट में। उससे क्या आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं कि मतलब जब सडनली स्विच ऑन करेंगे तो कैपेसिटर किस तरह एक्ट करेगा या इंडक्टर रहेगा तो इंडक्टर किस तरह से एक्ट करेगा, उसके बारे में। तो ये सब जो है आपका नेटवर्क थ्योरी का ही पार्ट है और इसमें ये सब चीज़ आपको आएंगे। 2 पोर्ट नेटवर्क के बारे में भी क्वेश्चन रहता है, जैसे जेड पैरामीटर के बारे में देख लीजिए, ABCD पैरामीटर क्या होता है, वाई पैरामीटर, जी पैरामीटर, ठीक है, और जेड पैरामीटर को क्या बोलते हैं, वाई पैरामीटर क्या बोलते हैं, तो ये सब आपको देखना रहेगा। उसके बाद दूसरा अगर आते हैं DC मशीन, AC मशीन और ट्रांसफार्मर। देखो DC मशीन जो है, DC मशीन में DC मोटर के बारे में पूछेगा कि DC मोटर कितना टाइप का होता है, ठीक है। DC मोटर का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, क्या क्या पार्ट्स होता है, आर्मेचर का क्या काम रहता है, ठीक है, स्टार्टर का क्या काम रहता है, कम्यूटेटर का क्या काम रहता है, DC मोटर के वाइंडिंग के बारे में पूछ लेगा, आर्मेचर रेजिस्टेंस क्या होता है, सीरीज रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। उसके बाद DC मोटर का EMF इक्वेशन पता होना ज़रूरी है, आपको टॉर्क पता होना ज़रूरी है, उसका फॉर्मूला, फ्लक्स के साथ टॉर्क का क्या रिलेशन है, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो न्यूमेरिकल्स भी इसमें DC मोटर में आ जाते हैं, कभी कभी बैक EMF पूछ देगा एग्जाम में। तो ये सब DC मोटर का पार्ट है। टाइप ऑफ बाइंडिंग, कितना टाइप्स का बाइंडिंग होता है, जैसे लैप बाइंडिंग, वेब बाइंडिंग DC मोटर के केस में,
और डीसी मोटर का एप्लीकेशन, देखो डिफरेंट टाइप का डीसी मोटर होता है, जैसे शंट हो गया, सीरीज हो गया, कंपाउंड मोटर हो गया, सेपरेटली एक्साइटेड भी होता है, ठीक है, सेल्फ एक्साइटेड भी होता है। तो वो सबका आपका एप्लीकेशन भी जानना ज़रूरी है। और एप्लीकेशन का जो जितना टाइप का मोटर है एग्जिस्टिंग में, तो उसका एप्लीकेशन का मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें पूरा आपका एप्लीकेशन आ जाएगा। एक वो 10 मिनट का वीडियो रहेगा, ज़्यादा टाइम उसमें नहीं लूँगा। तो 10 मिनट में आपको पूरा जितना मोटर है और उसका क्या एप्लीकेशन है, कहाँ पे यूज़ करते हैं, वो सब उसमें प्रोवाइड करवा दूँगा। उसके बाद एसी की बात करूँ तो एसी में इंडक्शन मशीन हो गया, इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज, 3 फेज इंडक्शन मोटर। उसके बाद फिर आपका सिंक्रोनस मोटर में आप देखो इंडक्शन मोटर में क्या क्या पूछता है, स्लिप के बारे में पूछता है, स्लिप क्या होता है, ठीक है। उसके बाद इंडक्शन मोटर में टॉर्क के बारे में पूछता है, टॉर्क क्या होता है। अब 3 फेज इंडक्शन मोटर में जाएंगे तो कितना टाइप का 3 फेज इंडक्शन होता है, जैसे स्लिप रिंग होता है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होता है, ऑन रोटर इंडक्शन मोटर होता है, तो उस या सिलेंड्रिकल टाइप इंडक्शन मोटर, तो उसका भी स्लिप पूछ लेगा। फिर उसका फॉरवर्ड स्लिप, बैकवर्ड स्लिप क्या होता है, रोटर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन, फिर उसका टॉर्क पूछ लेगा, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, जो इसका। और उसके बाद एप्लीकेशन, 3 फेज इंडक्शन मोटर का क्या क्या एप्लीकेशन है, कहाँ पे यूज करते हैं। तो बेसिक चीज़ जो भी है मोटर से रिलेटेड, आप इस तरह से तैयारी करो कि आपको एक एक चीज़ का नॉलेज होना ज़रूरी है। एग्जाम में कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है, कोई प्री डिटरमाइंड नहीं है कि यही क्वेश्चन आएगा, कुछ भी पूछ सकता है। बस आपको नॉलेज होना ज़रूरी है पूरा सिलेबस का। अगर पूरा सिलेबस का नॉलेज होगा तो आपके लिए अच्छा होगा। ट्रांसफार्मर की बात करूँ तो मैं ट्रांसफार्मर में जो है उसमें सिंक्रोनस मोटर के बारे में भी, जैसे सिंक्रोनस मोटर में सिंक्रोनस स्पीड कैसे निकालना है, सिंपल क्वेश्चन है। सिंक्रोनस मोटर कितना टाइप का होता है, एक्साइटेशन कैसे देते हैं सिंक्रोनस मोटर में रोटर को, तो उसके बारे में आप देख लीजिए। फिर ट्रांसफार्मर जो मेन इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का, एक तरह से बैकबोन है। कोई भी इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन में बैकबोन क्या होता है, ट्रांसफार्मर होता है। ट्रांसफार्मर मतलब कितना टाइप का होता है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, 3 फेज ट्रांसफार्मर। सिंगल फेज में कितना टाइप का होता है, ठीक है, जैसे सेल टाइप हो गया, कोर टाइप हो गया, उसी तरह 3 फेज का। अब जैसे ट्रांसफार्मर भी अलग अलग हैं, एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, एक होता है पावर ट्रांसफार्मर, ठीक है। उसके बाद होता है एक होता है ऑटो ट्रांसफार्मर। तो सब के बारे में आप उसको देख लीजिए। ट्रांसफार्मर का लॉस जो होता है, कोर लॉस किसको बोलते हैं, मैग्नेटाइजिंग लॉस किसको बोलते हैं, कॉपर लॉस किसको बोलते हैं। जैसे कोर लॉस में एडी करंट लॉस या हिस्टेरिस लॉसेस क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी के साथ क्या रिलेशन होता है, तो वो सब इसके अंतर्गत आता है। उसके बाद आपका टाइप्स ऑफ वाइंडिंग, किस टाइप का वाइंडिंग यूज़ करते हैं ट्रांसफार्मर में, ठीक है। ट्रांसफार्मर का मेन पर्पस क्या होता है, ट्रांसफार्मर में जो है आपको वो भी देखना रहता है कि ट्रांसफार्मर में क्या क्या टेस्टिंग्स होते हैं, ट्रांसफार्मर को टेस्ट करने के लिए कौन कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं, तो टेस्टिंग के बारे में भी आपको जानना जरूरी है। जैसे पोलैरिटी टेस्ट होता है, बुशिंग टेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद SMP स्वीपिंग फ्रीक्वेंसी टेस्ट होता है, बहुत सारा टेस्ट होता है, तो ट्रांसफार्मर के अंदर आएगा। नेक्स्ट चलते हैं इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसका जो कि कोई भी, अब देखो किसी भी टाइप का एग्जाम ले लो, JEE लेवल का, हर एग्जाम में इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस रहता है। कम से कम 15 क्वेश्चन से 15 से 20 क्वेश्चन रहेगा, किससे, इलेक्ट्रिक मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। और पावर ग्रिड, देखो पावर ग्रिड में क्या होता है, पावर ग्रिड में सबसे ज़्यादा जो वेटेज देता है ना, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लेना, उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है उससे, पावर सिस्टम से, क्योंकि पावर सिस्टम का ही वहाँ पे यूज है। वहाँ पे पावर ग्रिड में मोटर वगैरह बहुत कम ही यूज होता है। तो जैसे पावर ग्रिड में क्या यूज होता है, ट्रांसफार्मर हो गया, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन के बारे में जो कि इंपॉर्टेंट है, रिलेज के बारे में, रिलेज सेटिंग कैसे करते हैं इसके बारे में हो गया। उसके बाद जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में आप जाएंगे तो वहाँ पे IGBT स्विच क्या होता है, डिफरेंट टाइप का जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का स्विच है जो यूज करता है पावर ग्रिड में। तो पावर ग्रिड में जो वेटेज रहता है पावर सिस्टम का, फिर नेटवर्क का, और उसके बाद फिर आपका इलेक्ट्रिकल मशीन से, फिर मेजरमेंट, कंट्रोल सिस्टम, सबसे रहता है कुछ, लेकिन मैक्सिमम जो वेटेज रहता है वो रहता है पावर सिस्टम और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से। तो मेजरिंग जो इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की अगर मैं बात करूँ तो उसमें आपको पूरा जो देखना है बेसिक चीज़, आपको क्या क्या होता है, एक्यूरेसी क्या होता है, प्रिसीजन क्या होता है,
रिप्रोडक्टिबिलिटी क्या होता है, रिजोल्यूशन क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। आपको सिलेबस का थ्रोली नॉलेज होना ज़रूरी है। आपको सिलेबस ही पता नहीं रहेगा तब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे करेंगे, ठीक है। एरर कैसे निकालते हैं, ठीक है। जितना जैसे कोई भी एरर निकालना तो आप कैसे एरर निकालोगे, सेंसिटिविटी क्या होता है, तो ये आपका मेजरमेंट है। मेजरमेंट में जैसे वोल्ट मीटर क्या है, अमीटर क्या है, क्या मेजरमेंट करते हैं। उसके बाद फ्रीक्वेंसी एनालाइजर क्या है, पावर फैक्टर मीटर क्या बोलते हैं, मेगर हो गया, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट हो गया, जैसे पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, मूविंग आयरन क्या होता है। उसके बाद फिर आपका उसमें एलवीडीटी के बारे में पूछता है, एलवीडीटी का नॉलेज होना चाहिए। कितना टाइप का ब्रिज होता है, जैसे ब्रिज के बारे में वेटेस्टन ब्रिज हो गया, और उसके बाद एडरसन ब्रिज हो गया, बहुत टाइप का ब्रिज होता है। जैसे फ्रीक्वेंसी का वेन ब्रिज हो गया, उसका डायरेक्ट क्वेश्चंस रहता है। कहाँ पे यूज होता है बस ये पूछ लेते हैं, कौन सा ब्रिज कहाँ पे यूज करते हैं, इंडक्टेंस के लिए कौन सा ब्रिज यूज करते हैं, रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए कौन सा ब्रिज यूज करते हैं। तो सब आपका ब्रिज के बारे में पूरा आपको उसमें पढ़ना पड़ेगा। और ब्रिज से क्वेश्चंस भी आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस। मेजरमेंट में एक और टॉपिक है CRO, कैथोड रे ऑस्किलोस्कोप। उसका इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है, CRO का यूज कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं, ठीक है। CRO को डायग्राम से के अंदर से क्वेश्चन पूछ देगा कि CRO में जो है हीटर का क्या काम है, एनोड क्या करता है, ठीक है। इनपुट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है CRO का। तो CRO को भी आप लोग अच्छे से देख के जाइए। उसके बाद मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में एक और है आपका, जैसे थर्मोकपल। थर्मोकपल के बारे में पूछता है, थर्मोकपल क्या है, उसका क्या यूज करते हैं। तो ये सब आपका इलेक्ट्रिक मेजरमेंट के अंतर आता है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे कि आप सपोज करो कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में जितने भी स्विच होते हैं, जैसे कि स्विच, हाँ, जितने भी जैसे BJT हो गया, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जितने भी ट्रांजिस्टर होते हैं, PN जंक्शन डायोड क्या होता है, UJT क्या होता है, BJT क्या होता है, फेट, मॉसफेट, तो ये सब। और उसके बाद स्पेशल टाइप डायोड्स जो हैं, स्पेशल टाइप्स डायोड में भी, तो ये सब आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आएगा। और NPN ट्रांजिस्टर, PNPN ट्रांजिस्टर, करंट गेन, वोल्टेज गेन क्या होता है, ठीक है, उसका गेन रेशियो क्या होता है, ये सब आपको उसका नॉलेज होना ज़रूरी है। और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहता, 4 से 5 क्वेश्चन रहता है, फिर भी आपको बेसिक तो नॉलेज होना ज़रूरी रहता है, ताकि आप उस 5 क्वेश्चन को भी आसानी से कर सको। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट की मैं बात करूं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही सिंपल और स्कोरिंग सब्जेक्ट है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको सारे नंबर सिस्टम पता होना चाहिए, ठीक है। बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, फिर हो गया आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, कैसे कन्वर्ट करते हैं बाइनरी से ऑक्टल या ऑक्टल से बाइनरी, उसका कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वेटेज कोड क्या है, ग्रे कोड किसको बोलते हैं, ठीक है। कन्वर्ट कैसे करते हैं बाइनरी टू ग्रे, कन्वर्जन कैसे करते हैं, तो इसका। और उसके बाद अगर मैं डिजिटल की बात करूं तो आपको जितने भी बेसिक गेट्स होते हैं उसके बारे में, जैसे हो गया एंड और नॉट गेट, उसके बाद यूनिवर्सल गेट के बारे में, नैंड नॉर के बारे में, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर क्या होता है, इनकोडर डिकोडर क्या होता है। उसके बाद सीक्वेंशियल सर्किट का एग्जांपल कौन सा है, सीक्वेंशियल सर्किट किसको बोलते हैं, कॉम्बिनेशनल सर्किट किसको बोलते हैं, हाफ हेडर, फुल हेडर, हाफ सब्सट्रैक्टर, फुल सब्सट्रैक्टर, ये पूरा आपका जो सिलेबस है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का उससे है। तो आप कैसे डिज़ाइन कर सकते हो कोई भी डिजिटल सर्किट को, तो ये सब उसका आप डिजिटल सर्किट में पढ़ेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है पावर ग्रिड के हिसाब से वो है आपका जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। तो कैसे हम जनरेट करते हैं, जनरेट करेंगे पावर को, तो कितना टाइप का जनरेटिंग स्टेशन होता है, ठीक है। जनरेटिंग स्टेशन मीन्स जैसे NTPC हो गया, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, एक क्या है जनरेटिंग स्टेशन है जो कोल वेस्ट पावर प्लांट बनाता है। अभी देखो, अभी तो बहुत सारा जितने भी PSU हैं जो कोल वेस्ट पावर प्लांट जैसे बनाता था, अब वो किस पे शिफ्ट हो रहा है, ग्रीन फील्ड पे। ग्रीन मतलब सोलर एनर्जी पे, सोलर विंड, इस पे शिफ्ट हो गया, क्योंकि आने वाले समय में
या जो इंडिया में रिजर्व है कोल का वो 50 ईयर तक है। मतलब 50 ईयर अभी जिस हिसाब से यूज हो रहा है कोल पावर जनरेशन के लिए, अगर ये चलता रहे तो 50 साल के अंदर इंडिया में कोल पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, तो जितने भी पावर जनरेशन यूनिट हैं वो क्या कर रहा है, अल्टरनेट सॉल्यूशन ढूंढ रहा है अभी से। तो सब किस पे शिफ्ट हो रहे हैं धीरे धीरे, सोलर पे, सोलर और विंड पे। तो अब जितने भी देखेंगे NTPC वगैरह बा उसका एक अपना सब्सिडी कंपनी बना है, जैसे पावर ग्रिड भी अपना एक सब्सिडी कंपनी बनाया सोलर ग्रीन एनर्जी सर्विस, ठीक है। उसी तरह NTPC भी अपना एक सोलर सब्सिडी बनाया। तो वो सोलर सब्सिडी जो है किस पे फोकस कर रहा है, वो कर रहा है सोलर पे, सोलर पावर प्लांट लगा रहा है, विंड पावर प्लांट लगा रहा है, ताकि इंडिया का जो अभी जो लोड है कैपेसिटी उसको मैच कर सके। उसके बाद आपका जैसे एक तो कोल बेस्ड प्लांट हो गया, फिर आपका डीजल पावर प्लांट हो गया, फिर हाइड्रो पावर प्लांट हो गया, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया। तो ये सब मेन पावर प्लांट के बारे में देखिए और इंडिया में क्या स्कोप है उसका एक बायोडाटा भी देखिए कि इंडिया का क्या सिनेरियो है, कोल का जनरेशन कितना हो रहा है, मेगावाट है, गीगावाट उसमें। उसको ट्रांसमिशन में जैसे हम कैसे पावर को ट्रांसमिट करेंगे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो कितना टाइप का ट्रांसमिशन लाइन होता है, लॉन्ग, शॉर्ट, ठीक है, मीडियम लाइन क्या होता है, सबका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उसके बारे में कितना टाइप का फीडर होता है, सर्विस मेंस किसको बोलते हैं। तो ये आपको ये सब देखना पड़ेगा। और डिस्ट्रीब्यूशन में चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन में वही रिंग में डिस्ट्रीब्यूशन, रेडियल सिस्टम, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ये सब रहेगा। इलेक्ट्रिकल बेसिक का नॉलेज ज़रूरी है। इलेक्ट्रिकल बेसिक मतलब सिंपल, मैं पहले भी बता चुका था शुरू में ही। इलेक्ट्रिकल बेसिक मतलब आपको पता होना चाहिए चार्ज क्या है, वोल्टेज क्या है, करंट क्या है, ठीक है, रेसिस्टेंस, इम्पीडेंस, कैपेसिटेंस कहाँ पे एनर्जी स्टोर करता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसको बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ठीक है। उसके बाद फार्मूला उसका क्या होता है, जैसे सपोज करो कि एनर्जी का फार्मूला मुझे निकालना है, कैपेसिटर कहाँ पे स्टोर करेगा एनर्जी, तो एनर्जी का फार्मूला कैपेसिटर के फॉर्म में क्या होता है, इंडक्टर के फॉर्म में क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है। तो ये सब चीज़ बेसिक्स में आता है। तो ये सारा बेसिक्स का नॉलेज होना, अगर बेसिक आपको पता रहेगा ना, तो आपको जो आगे जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा और उस पर क्वेश्चन करने में भी आपको आसानी होगी जब आपको बेसिक पता होगा। उसके बाद कंट्रोल सिस्टम में जो क्लोज लूप सिस्टम का एप्लीकेशन, क्या क्या एप्लीकेशन है, ओपन लूप सिस्टम का क्या क्या एप्लीकेशन, उससे क्वेश्चन रहता है। उसके बाद आपका जो उसमें सिग्नल फ्लो ग्राफ उससे रहता है। उसके बाद फिर आपका उसमें फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स एनालिसिस से कुछ क्वेश्चन रहेगा उसमें कंट्रोल सिस्टम्स में। कंट्रोल सिस्टम से भी 4 से 5 क्वेश्चन आता है, तो इसको भी देखना ही रहेगा, क्योंकि आप देख के जाएंगे तो आपका स्कोरिंग जो है टेक्निकल में मैक्सिमम से मैक्सिमम हो पाएगा। तो ये रही इलेक्ट्रिकल की सिलेबस, जो कि 120 नंबर का आएगा। और इसमें आपको ट्राई करना है कि 120 में कम से कम, अगर आपको सेलेक्ट होना है तो कम से कम लाना पड़ेगा 90 प्लस, ठीक है, 90 प्लस कम से कम लाना पड़ेगा। और यहाँ से 90 और नॉन टेक से फिर उसके अनुसार, अगर क्वेश्चन थोड़ा मीडियम से और टफ के बीच में रहा तो, और क्वेश्चन ईजी रहा तो आपको 95 प्लस लाना पड़ेगा, तब आपका सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा होगा। क्योंकि जो पावर ग्रिड में वही कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं जिसका टेक्निकल में जो है नंबर मैक्सिमम आता है। एक बार टेक्निकल मैक्सिमम आ गया, नॉन टेक में क्या कोई गारंटी नहीं रहता है। और नॉन टेक में पावर ग्रिड में एक है यहाँ पे कि नॉन टेक में आपको क्या क्या पढ़ना है। नॉन टेक में आपको इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग, तो उसमें तो आसानी से स्कोर कर सकते हो। तो नॉन टेक में भी अच्छा स्कोर आ जाएगा। टेक्निकल में तो अगर 90 भी आ गया तो आपका सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा होगा। क्योंकि अगर आप पिछले रिकॉर्ड देखेंगे पावर ग्रिड में रीजन वाइज, जो पिछली बार जो वैकेंसी आए थे उसमें भी जो कट ऑफ था, कट ऑफ लगभग 130 और 135 के बीच रहा है 170 में। तो आप उस तरह से रेशियो निकाल सकते हो। आपको अगर नॉन टेक में 90 से कम आया तो फिर तो चांस ऐसे भी नहीं है। तो 90 अगर टेक्निकल में आ गया और 40 नॉन टेक में, तो 130 आ रहा, तो आप सेफ जोन में हो, तो आपको सिलेक्शन होने का चांस मैक्सिमम रहेगा। तो आप उस तरह से कर सकते हो। उसका भी एक स्ट्रेटजी बताएंगे आपको कि कैसे आप अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हो। इसके ऊपर एक टेस्ट सीरीज भी ला रहा हूँ, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था उसको मैं सॉल्व करवाऊंगा और आपको डिस्कस भी करूँगा कि आप एक क्वेश्चन को कितने टाइप से और आंसर कर सकते हो।
तो आज का जो है पूरा टेक्निकल सिलेबस के बारे में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। नॉन टेक जो कि 50 मार्क का रहेगा, 50 मार्क में आपका इंग्लिश, उसके बाद मैथ रीजनिंग। तो मैथ और रीजनिंग पे फुल्ली फोकस कीजिए, मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन कीजिए मैथ रीजनिंग, जैसे एसएससी सीजीएल का। जैसे क्या आप लोग के मन में डाउट रहता है कि मैं कहाँ से करूँ, आप एसएससी सीजीएल का एडवांस मैथ बनाओ। अगर आपका मैथ कमज़ोर है तो शुरुआत करो एसएससी सीजीएल का जो प्री में आता है, उसका रीजनिंग बनाओ। उसका अगर उसमें से अच्छा स्कोर आने लगा तो आप एडवांस का मैथ बनाओ। इससे एडवांस से तो ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा पीजीसीएल में, ठीक है। उसका एक और मैं ये बता रहा हूँ आपको, पीजीसीएल में जो पिछले कुछ मतलब पिछले इससे जो पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था, उससे पिछले बार एग्ज़ाम में उसमें ऑब्जर्व किया गया तो जो नॉन टेक का पार्ट होता है पावर ग्रिड में जो क्वेश्चन पूछता है, indiabix.com करके एक साइट है, वहाँ से भी कुछ क्वेश्चन उठाते हैं। तो एक अच्छा साइट है, आप उसको देखिएगा ज़रूर। वहाँ आपको रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश का तैयारी आप वहाँ भी कर सकते हैं, वहाँ टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है और बहुत अच्छा साइट है indiabix.com। तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो ये रहा आज का ओवरऑल सिलेबस। तो आप लोग बताइएगा अगर इसमें कहीं पे भी डाउट रहेगा तो मैं उसमें को कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और आप लोग से हमेशा रिक्वेस्ट ही करता हूँ कि आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को थोड़ा प्रमोट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्त को भी शेयर कीजिए ताकि उसको भी बेनिफिट मिल सके। और ये यूट्यूब चैनल मोस्टली बनाया ही गया इसलिए है कि जितने भी जॉब सीकर्स हैं, लाइक जिसको रियली में जॉब की आवश्यकता है, आप जो प्रिपेयर कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, चाहे कोई भी जेईई जैसे पावर ग्रिड हो गया, कोई भी पीएसयू, स्टेट पीएसयू, उसके ऊपर मैं डिस्कस करते रहता हूं। तो आपको यहाँ पे सारा अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, जो जब भी कभी वैकेंसी आया या कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।